26 मई 2025 ईरान की राजधानी तेहरान से एक तस्वीर आई। तस्वीर में 3 लोग थे। दाईं ओर थे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई, बाईं ओर थे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान और बीच में बैठे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। इसी कमरे में शरीफ की हौसला अफजाई के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। 26 मई को ही शरीफ तेहरान पहुंचे थे। उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया। इसके बाद दोनों देशों के अधिकारियों की मुलाकात हुई। फिर नंबर आया अली खामेनेई से मुलाकात का। लेकिन ये 2 पड़ोसियों की रस्मी बातचीत नहीं थी। इस मुलाकात के पस मंजर में बैकग्राउंड में बहुत कुछ था। बैकग्राउंड में भारत के साथ तनाव भी था। शरीफ को अपनी दुखती रग यानी बलूचिस्तान के बारूद भरे दर्रों का भी ख्याल था। ईरान की ओर से सोचें तो मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप की भी बात थी। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर भी बातचीत चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में शरीफ ने कहा कि ईरान को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल का हक मिलना चाहिए, वो भी उस वक्त जब अमेरिका ईरान को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल से भी रोकना चाहता है। तो आज के शो में हम इसी पार्टनरशिप पर बात करेंगे, जानेंगे कि इस दौरे की अहमियत क्या थी, शहबाज शरीफ ईरान क्यों गए और पाकिस्तान ईरान से चाहता क्या है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University, Sensodyne-K and Candid. Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. सबसे पहले पाकिस्तान की मुश्किल को समझते हैं। एक और अरब के मुल्क हैं जैसे कि सऊदी अरब और यूएई। इन देशों से पाकिस्तान के व्यापारिक संबंध हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं। पाकिस्तान इनसे तेल खरीदता है। 2024 के आंकड़े देखिए, पाकिस्तान ने यूएई से 48,000 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया। उसी साल सऊदी अरब से करीब 38,000 करोड़ का। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इस व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा थे। सऊदी अरब को जरा और ध्यान से देखिए, जब पाकिस्तान की माली हालत डामाडोल हुई, सऊदी अरब ने मदद की, अरबों डॉलर्स भेजे। 2018 में उसने $6 बिलियन का रेस्क्यू पैकेज दिया। 2023 में उसने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $2 बिलियन डिपॉजिट दिया। समय समय पर उसने पैसों के लेन देन से जुड़ी शर्तों में ढील भी दी। हाल के समय में सऊदी अरब लोन और ग्रांट्स देने के बजाय पाकिस्तान में निवेश करने वाला ऑप्शन भी तलाशने लगा है। कमोबेश चीन की तरह ही पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का दरवाजा अब सऊदी अरब के लिए भी खोल दिया है। रेको दिक माइनिंग प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा सबूत है। सऊदी अरब की एक कंपनी ने इसमें $540 मिलियन की हिस्सेदारी खरीदी है। अनुमान है कि इस खदान में 5.9 बिलियन टन खनिज है और ये प्रोजेक्ट अगले 37 साल में $74 अरब की कमाई कर सकता है। सऊदी अरब बलूचिस्तान में $10 अरब की लागत से एक ऑयल रिफाइनरी भी लगाने की योजना बना रहा है। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। इस निवेश के जरिए सऊदी अरब उन इलाकों में घुस रहा है जहां अब तक चीन अकेले खड़ा था। लेकिन सऊदी अरब की भूमिका पाकिस्तान के लिए सिर्फ इन्वेस्टर या हेल्पर की नहीं है। असल भूमिका पाकिस्तान के नज़रिए से उससे बड़ी है। सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए पश्चिम की ओर खुलने वाला एक दरवाज़ा है। और आप दुनियादारी के चूंकि दर्शक हैं तो आप जानते ही हैं कि व्हाट ट्रम्प कैन डू फॉर MBS। मई 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अपने मिडिल ईस्ट दौरे पर निकले थे। सऊदी अरब, कतर और यूएई गए थे। सऊदी में उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS से मुलाकात की। MBS की सिफारिश पर ट्रंप ने सीरिया से अमेरिकी सैंक्शंस हटा दिए। सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा से हाथ मिलाया। यही अल शरा कभी अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में हुआ करते थे। उन पर $10 मिलियन का इनाम था। लेकिन ट्रंप ने इस मुलाकात के बाद एक स्पीच में जो कहा वो सारा नजरिया समझा देता है। ओ व्हाट आई डू फॉर MBS। लेकिन शरीफ ये सब कुछ ताक पर रख करके ईरान के दौरे पर गए जब सऊदी अरब उनके यहाँ इतना निवेश कर रहा है। वहाँ उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी बयान दे दिया। ये कितना अहम है। सऊदी अरब और ईरान के बीच दशकों से एक पावर स्ट्रगल है। पाकिस्तान हमेशा की तरह इसी रस्साकशी की रगड़ में फंसा रहता है। पूरी कहानी आपको बताते हैं। 1938 से ये कहानी शुरू होती है। सऊदी अरब की रेत में तेल का भंडार मिला जब 1945 में अमेरिका ने डील की कि तुम तेल दो, हम तुम्हें हथियार और हिफाजत देंगे। दुनिया में तेल की भूख बढ़ती गई और इसी के साथ अमेरिका और सऊदी अरब की दोस्ती भी बढ़ी। फिर 1967 और 1973 की अरब इजराइल जंग में अमेरिका ने खुल करके इजराइल का साथ दिया।
अरब देश खासकर सऊदी अरब भड़क उठे, तेल की सप्लाई रोकी गई, अमेरिका में महंगाई आसमान छू गई। फिर अमेरिका ने अपने पुराने दोस्त सऊदी अरब से हाथ मिला लिया। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। दूसरी ओर ईरान था। शाह रजा पहलवी की सरकार अमेरिका की गोद में पल रही थी, हथियार दिए गए, इन्फ्लुएंस बढ़ाया गया। लेकिन 1979 में शिया धर्मगुरु अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की अगुवाई में इस्लामिक क्रांति वहां हो गई। शाह सत्ता से हाथ धो बैठे, ईरान इस्लामिक रिपब्लिक में तब्दील हो गया और उसने अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। सऊदी और ईरान के बीच दुश्मनी की असल शुरुआत यहीं से हुई। सऊदी अरब में करीब 85 से 90% आबादी सुन्नियों की है, ईरान में करीब 90 से 95% आबादी शियाओं की है। यानी एक तरफ सुन्नी बादशाहत थी और दूसरी तरफ शिया इनकलाब। दोनों मुस्लिम दुनिया के रहनुमा बनना चाहते थे, दोनों को एक दूसरे से डर भी था। ईरान को शिया क्रांति फैलाने की चाह थी और सऊदी अरब को डर था कि यही आग उसके महलों तक ना आ जाए। कोल्ड वॉर के दौरान ये दोनों ताकतें एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा बनाते रहीं। अमेरिका और सऊदी अरब की दोस्ती और गहरी हुई। ईरान ने भी इराक, सीरिया, लेबनान और बाद में यमन में अपने प्रॉक्सी गुट फैलाए। जवाब में सऊदी अरब ने इन गुटों पर सीधे हमले किए। 2011 में सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुआ। ईरान ने बशर अल असद का समर्थन किया और सऊदी ने विद्रोही सुन्नी गुटों को और ताकतवर बनाया। 2015 में यमन में हूती विद्रोह भड़का। सऊदी ने यमनी सरकार के समर्थन में गठबंधन बना करके हमला किया। अमेरिका और यूरोप ने सऊदी अरब को हथियार दिए। दूसरी तरफ हूतियों को ईरान से मिसाइलें और ड्रोन मिले। यमन सऊदी ईरान प्रॉक्सी वॉर का मैदान बन गया। साल 2015 में ही मक्का में भगदड़ मच गई, अगर आपको याद होगा तो। हज में 2000 लोग मारे गए, इनमें 400 ईरानी थे। ईरान ने सऊदी अरब पर अव्यवस्था का आरोप लगाया। इसके 4 महीने बाद सऊदी अरब ने शिया नेता शेख निम्र को सरकार की आलोचना करने पर फांसी दे दी। ईरान में सऊदी दूतावास पर हमला हुआ। सऊदी ने कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए। इसी साल ईरान ने हज में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर निकाल दिया। सऊदी अरब ने इस कदम का स्वागत किया। क्राउन प्रिंस बोले, ईरान को बम मिला तो हम भी लेंगे। हालांकि 2021 में दोनों देशों ने बातचीत की शुरुआत की, रिश्तों की बहाली की कोशिश हुई। 2023 में बीजिंग में समझौता हुआ और सऊदी ईरान कूटनीतिक रिश्ते बहाल हुए। लेकिन पावर स्ट्रगल, सत्ता संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ। अब आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान ने हमेशा इस मामले में, इस लड़ाई में तटस्थ रहने की कोशिश की, लेकिन ये तटस्थता बीच बीच में टूटती भी रही। 2015 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान से यमन युद्ध में मदद मांगी। नवाज शरीफ का दौर उस समय चल रहा था, पाकिस्तान ने मना कर दिया। इस इनकार से सऊदी अरब नाराज हो गया, रिश्ता कुछ ठंडा हुआ। लेकिन फिर 2018 में जब इमरान खान सत्ता में आए तो उन्होंने सऊदी अरब से $6 अरब का पैकेज लिया। ईरान चुप बैठा रहा। दूसरी तरफ सऊदी अरब अब सिर्फ तेल पर नहीं टिकना चाहता, वो टूरिज्म, स्पोर्ट्स, सेमीकंडक्टर्स, नई किस्म की टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर रहा है। उसे खुद को एक स्टेबल, एक स्थिर, सिक्योर राष्ट्र की छवि में ढालना है। उसके पड़ोस में यमन है, उत्तर में इजराइल, फिलिस्तीन जंग चल रही है, ईरान के प्रॉक्सी वॉर अब भी सक्रिय हैं। अगर पाकिस्तान अब ईरान की ओर झुकता है तो सऊदी अरब नाराज हो सकता है, और अगर सऊदी अरब नाराज हुआ तो डॉलर की वो सप्लाई, वो निवेश रुक सकता है जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी अभी तक सांस ले रही है। IMF की शर्तें भी हैं, पाकिस्तान को निवेश की ज़रूरत है और यही सब सऊदी अरब दे रहा है, जबकि ईरान फिलहाल खुद सैंक्शंस में दबा हुआ है। इन सब के बावजूद ईरान में शहबाज शरीफ ये बोले कि ईरान मेरा दूसरा घर है। खुलेआम उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी के हक में है, बशर्ते वो सिविलियन मकसद के लिए हो, और वो भी उस वक्त जब अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर के बातचीत चल रही है। अमेरिका की शर्त है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर दे। एनरिचमेंट यानी वो प्रक्रिया जिसमें यूरेनियम को संवर्धित, प्योरीफाई किया जाता है आसान भाषा में, जिससे चाहे तो परमाणु बम भी बनाया जा सकता है। लेकिन ईरान का जवाब भी अमेरिका की ही तरह बिल्कुल साफ है, ये हमारी रेड लाइन है, हम किसी भी शर्त पर एनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे। फिर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको समझने के लिए पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रखना होगा। पाकिस्तान की मजबूरी का नाम है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। 2 देशों से इसकी सीमा लगती है, ईरान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं, आप जानते हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा जिसको KPK कहते हैं, सिंध और बलूचिस्तान।
पाकिस्तान का बलूचिस्तान और ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान एक साथ लगते हैं सीमा पर। बलोच आबादी पाकिस्तान के बलूचिस्तान और ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान दोनों जगहों पर बटी हुई है। इन दोनों इलाकों में दोनों मुल्कों के खिलाफ अलग अलग सशस्त्र गुट सक्रिय हैं। इन्होंने अपने अपने देशों की सेनाओं के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इन गुटों के ठिकाने एक दूसरे की सरहद में हैं। बलोच विद्रोही सीमाओं को पार करके भी हमले करते हैं। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में अगर पाकिस्तान के दुश्मनों को पनाह मिलती है तो पाकिस्तानी फौज की मुश्किलें दोगुनी हो जाएंगी। पाकिस्तान को डर है कि अगर ईरान नाराज हुआ तो उसकी पश्चिमी सरहद पर कंट्रोल उसका कम हो जाएगा। पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे पर इन गुटों को पनाह देने का आरोप भी लगाया है। जनवरी 2024 में मामला इतना आगे बढ़ गया था कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के भीतर एक दूसरे की जमीन पर मिसाइल हमले भी किए थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत पहले ही पूरब में भारत के साथ तनाव से जूझ रही है। पश्चिम में ईरान को भी खो देना एक तरह से आत्महत्या जैसा होगा। तो हमने जानकारों से भी इस सिलसिले में बात की, सुनिए उन्होंने क्या बताया। बलूचिस्तान का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि पाकिस्तान के काफी सिपाही मारे गए हैं वहां पे और काफी वहां पे तैनात हैं। ऊपर से उनका हिंदुस्तान के बॉर्डर पे भी जरूरत है उनकी, और फिर उनका वो भी खुल चुका है अब अफगानिस्तान के साथ खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर, वहां पे भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तो वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में कम हो कुछ उनके ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स, तो उसके लिए भी जरूरी है। ऊपर से इसके लिए भी जरूरी है कि उनको कुछ ईरान से ड्रोन्स की भी उम्मीद होगी। और तीसरी बात यह है कि इजराइल भी हिंदुस्तान को सप्लाई कर रहा है ड्रोन्स और मिसाइल्स। तो कई वजूहात हैं कि पाकिस्तान जो है वो ईरान से मिल रहा है और कोशिश कर रहा है कि अच्छे हालात हों। आपको तो पता ही होगा कि कुछ ईरान के भी बलूचिस्तान में विद्रोह है, और वो भी जो हैं लोग वो पाकिस्तान में कभी कहीं और पनाह पाते हैं। तो मेरे ख्याल से ईरान से बातचीत कर रहा होगा पाकिस्तान की, ना आप पनाह दो हमारे बलूचियों को और ना हम पनाह देंगे आपके जो विद्रोह में बलूची हैं। हमने ये भी पूछा कि पाकिस्तान ने क्या ये स्ट्रेटेजी अपनाई है कि ये खतरा मोल लो पर ईरान को साथ रखो। क्या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट देना अमेरिका को चुभेगा, क्योंकि अमेरिका पहले ही चीन और रूस से जूझ रहा है जिन्होंने ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को शांतिपूर्ण कह करके समर्थन दिया है। तो अब पाकिस्तान भी क्या उसी लाइन पर खड़ा हो गया है? ईरान पाकिस्तान के बीच रिश्तों को अमेरिका कैसे देख सकता है? ये अमेरिका अच्छी तरह से तो नहीं दिखेगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो खास इजराइल का दोस्त है और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करवाना चाहता है बिल्कुल ही। पर अगर आप देखें तो पिछला डील भी जो था उसमें पीसफुल प्रोग्राम ईरान का चलने दिया था अमेरिका ने, ओबामा ने भी और ट्रंप ने भी। मतलब ट्रंप ने तो कुछ प्रोग्राम ही पूरा रद्द कर दिया था, तो ये कहूंगा कि ओबामा ने अलाउ किया था। तो ट्रंप भी उम्मीद यही है कि पीसफुल प्रोग्राम अलाउ करेंगे, एनर्जी प्रोग्राम जो है। तो मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि अमेरिका नजरअंदाज कर दे, क्योंकि पाकिस्तान ने यही कहा है कि पीसफुल प्रोग्राम को हम सपोर्ट करते हैं। अगर कुछ चाहे तो आईएमएफ के थ्रू कर सकता है प्रेशर, पर मुझे नहीं लगता करेगा, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान की हालत नाजुक है और ज्यादा प्रेशर डालने से कहीं ऐसा नहीं हो कि पाकिस्तान की स्थिति और बिगड़ जाए, जिससे फिर अमेरिका को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इतने सारे वहाँ मिलिटेंट्स हैं और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं कि वो जो है अगर खुल गए तो अमेरिका को तकलीफ होगी। अब जानते हैं कि इस मुलाकात में ईरान की ओर से क्या कहा गया। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने इस मुलाकात में गजा का जिक्र करते हुए इस्लामी एकता का नारा दोहराया। उन्होंने फिलिस्तीन की बात की और पाकिस्तान की तारीफ भी की। कहा कि पश्चिमी दबाव के बावजूद भी अब तक पाकिस्तान ने इजराइल से रिश्ते नहीं जोड़े। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम देशों को मिलकर गजा पर जुल्म रोकना होगा। मुलाकात के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके मुस्लिम उम्मा यानी मुस्लिम एकता का भी जिक्र किया। अब जानते हैं कि भारत से जुड़ी क्या बात हुई इस दौरे पर। शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के साथ राजधानी तेहरान में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत से बातचीत का प्रस्ताव रखा। उन्होंने
कश्मीर और जल सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत से बातचीत की इच्छा जताई। शरीफ ने बार बार कश्मीर का मुद्दा उछालने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने सधा हुआ जवाब दिया, बहुत खुलकर कुछ भी नहीं कहा। खामेनेई ने सिर्फ इतना कहा कि हमें उम्मीद है कि तनाव सुलझ जाए। साफ है कि भारत ने अपने लिए एक अलग राह बनाई है, रणनीति के क्षेत्र में स्वायत्तता अपनाई है। सऊदी अरब और अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत रखने के बावजूद भारत ने ईरान से रिश्ता कमजोर नहीं होने दिया। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी इसी नीति पर चलने की हमेशा कोशिश की। अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से रिश्ते निभाए। वही नीति ईरान के मामले में भी चली। 2019 में अमेरिकी दबाव में भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद किया, मगर रणनीतिक प्रोजेक्ट्स जैसे कि चाबहार पोर्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और अशगाबाद एग्रीमेंट पर काम जारी रहा। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत ने अपने लिए एक वैकल्पिक ट्रेड रूट भी तैयार किया। पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी समझने के लिए भारत से सीख लेनी चाहिए। बड़ी खबर का हमारा सेगमेंट यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी ब्रिटेन से आई है। यहाँ के लिवरपूल शहर में 26 मई को एक कार ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे के दौरान लाखों लोग शहर के बीचों बीच इकट्ठा थे। ये लोग लिवरपूल फुटबॉल क्लब की प्रीमियर लीग में जीत पर विक्ट्री परेड निकाल रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार कार भीड़ को कुचलती हुई निकल गई। हादसे में 50 लोगों के घायल होने की सूचना है। 4 की हालत गंभीर है। शहर के सुरक्षा अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि जब कार रुकी तो गुस्साए फैंस ने उसे घेर लिया, गाड़ी की खिड़कियां तोड़ दी, लेकिन भीड़ को ड्राइवर तक पहुंचने नहीं दिया गया। फिलहाल एक 53 साल के ब्रिटिश शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अटकलें लगाई जा रही थी कि ये कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, लेकिन पुलिस इस घटना को आतंकवाद के एंगल से जोड़कर नहीं देख रही। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस घटना पर घायलों के प्रति संवेदना जताई और जांच के आदेश दिए हैं। दूसरी सुर्खी इजराइल हमास जंग से जुड़ी है। गजा में लंबे समय के बाद 26 मई से राहत और बचाव कार्य नए स्तर पर शुरू हुआ है। 2 मार्च से इजराइल ने गजा में खाना, पानी और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई चेन को ब्लॉक किया हुआ था। अब करीब 3 महीने बाद ये चेन फिर से सक्रिय हो गई है। अमेरिका की एक संस्था है गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF, वो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। निजी कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए ये संस्था फिलिस्तीनी लोगों तक खाना, पानी और हेल्थ किट पहुंचा रही है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों ने GHF की मदद करने से इनकार कर दिया है। उनका आरोप है कि ये संगठन इजराइल के साथ मिलकर के काम कर रहा है और इसमें फिलिस्तीनियों की कोई भागीदारी नहीं है। वहीं हमास ने फिलिस्तीनियों को चेतावनी दी है कि वे इस नए सिस्टम से दूर रहें। उनका कहना है कि ये इजराइल की उस साजिश का हिस्सा है जिसके तहत गजा की ज़्यादातर आबादी को दूसरे देशों में भेजने की योजना बनाई जा रही है। इसी जंग से जुड़ी एक और खबर है। इजराइल ने हमास के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करने की खबरों का खंडन किया है। 26 मई को खबर आई थी कि हमास ने अमेरिका की ओर से पेश किए गए युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। ये प्रस्ताव मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने दिया था और इसमें 10 इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले 70 दिनों के युद्ध विराम की बात शामिल थी, लेकिन अब इजराइल ने इस दावे का सिरे से खंडन किया है। तीसरी सुर्खी लेबनान से आई है। यहाँ के नगर पालिका चुनाव में हिजबुल्लाह सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरा है। उसे दर्जनों नगर पालिका सीटों पर जीत मिली है। हिजबुल्लाह एक शिया चरमपंथी समूह है। इसकी खुद की एक आर्मी भी है जिसको ईरान से सपोर्ट मिलता है। इजराइल हमास जंग में हिजबुल्लाह पहले दिन से ही इजराइल के खिलाफ लड़ता आ रहा है। नवंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर हुआ था। 14 महीने तक इस जंग में एक्टिव होने से संगठन की सैन्य क्षमता को नुकसान तो हुआ, लेकिन चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि उनकी राजनीतिक ताकत बरकरार है। चौथी सुर्खी फ्रांस से आई है। 26 मई को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिगिट मैक्रों से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो गया। सबसे पहले वो वीडियो देखिए। मैक्रों और उनकी पत्नी दक्षिण पूर्व एशियाई दौरे के दौरान वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे हुए थे। प्लेन से बाहर निकलने से ठीक पहले इमैनुअल की पत्नी उनके चेहरे को एक तरह से थपकियाते हुए दिखी। मजाक में, प्यार में या गुस्से में, ये नहीं पता। फिर मैक्रों का चेहरा जो है वो हल्का सा पीछे हुआ, फिर सामान्य तरीके से वो विमान से उतर आए। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ लिखा जाने लगा कि राष्ट्रपति को उनकी पत्नी ने गुस्से में धक्का दिया। अब राष्ट्रपति मैक्रों ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। हनोई में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ मजाक कर रहा हूं और लोग उसे एक तरह की जियो प्लैनेटरी तबाही बना देते हैं। लोग उसमें तरह तरह की थ्योरी ढूंढने लगते हैं। हम बस आपस में मस्ती कर रहे थे, वाकई में सिर्फ मजाक था। राष्ट्रपति मैक्रों ने यह भी कहा कि ये वीडियो असली है, लेकिन उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। दिन की अन्य खबरों के लिए न्यूज़ रूम चलते हैं।
न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन से जुड़े मामलों की मंत्री एरिका स्टैनफोर्ड भारत के बारे में एक बयान देकर फंस गई हैं। 6 मई को संसद में उन्होंने कहा था, मुझे भारत से इमिग्रेशन से जुड़े सलाह मांगने वाले मेल आते हैं, मैं जवाब नहीं देती, मुझे ये स्पैम जैसी चीज़ें लगती हैं। स्पैम आप समझते ही हैं, कोई भी अनवांटेड अनचाहा ईमेल। एरिका के इस बयान के बाद बवाल शुरू हो गया, सोशल मीडिया पर आरोप लगे, एरिका भारतीयों को टारगेट कर रही हैं, भेदभाव दिखा रही हैं, एक खास समूह को निशाना बनाया जा रहा है। न्यूजीलैंड की विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी की भारतीय मूल की सांसद प्रियंका राधाकृष्णन ने एरिका को जवाब दिया, बोली बयान गैर जिम्मेदाराना है, पूर्वाग्रह से भरा है, पूरे समुदाय की छवि बिगाड़ी गई है। इसके बाद एरिका ने सफाई दी, कहा बयान का गलत अर्थ निकाला गया, मैंने ये नहीं कहा कि वो स्पैम ही है, मैंने केवल इतना कहा कि मैं उन्हें स्पैम के बराबर मानती हूँ और ये बयान मेरे निजी जीमेल अकाउंट पर आने वाले अनचाहे ईमेल के बारे में था, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मैंने ख़ास तौर पर भारतीयों के लिए ऐसा नहीं कहा, मैं जब बोल रही थी तब मुझे इसी तरह के ईमेल याद आ गए। स्टैनफोर्ड नवंबर 2023 से इमिग्रेशन मंत्री हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस वक्त फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है। मार्च में न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन भारत आए थे। पीएम मोदी से मुलाकात में शिक्षा, रक्षा, व्यापार पर बड़ी बातें हुई थी। वहीं आज न्यूजीलैंड में 15,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। भारत सबसे बड़ा स्टूडेंट सप्लायर है। इमिग्रेशन और एजुकेशन दोनों ही रिश्तों की रीढ़ हैं। ऐसे में मंत्री का यह बयान सिर्फ एक निजी राय की तरह नहीं देखा गया, क्योंकि जिस मेल को आप स्पैम कह रहे हैं वो किसी छात्र या परिवार की उम्मीद भी हो सकती है। आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया। शुभ रात्रि।